So, good morning students. Today we are going to study about the blood. जैसा कि हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा रेस्पायरेशन में हमने ब्रीथिंग पढ़ ली और हमने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ लिया। अब हम ये जानेंगे कि ब्लड असल में होता क्या है। हमने ब्लड को ऊपर ऊपर से देखा कि ब्लड कैसे फ्लो करता है बॉडी के अंदर। अब हम देखने वाले हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, या ब्लड का काम क्या होता है और वो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे कैसे वर्क करता है, उसके फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, तो मैंने लिखा है ब्लड। सबसे पहले हम ब्लड के थोड़े से फंक्शंस पढ़ लेते हैं। असल में ब्लड होता कैसा है, दिखता कैसा है। सबको पता है रेड कलर का होता है हमारा ब्लड। कभी ब्लड सैंपल देने गए हो, फीवर वगैरह आया हो, तो जब ब्लड निकालते तो किस कलर का होता है, वो रेड कलर का। तो असल में ब्लड की जो स्टडी होती है, ब्लड को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम ब्लड को स्टडी करने जा रहे हैं ना अभी। तो ब्लड की स्टडी को इन अ बायोलॉजिकल लैंग्वेज, इन अ स्टडी, या थोड़ा बोले कि अगर हम जैसे ऑर्थोलॉजी होता है ना, ऑर्थोलॉजी होता है, या फिर हड्डियों की स्टडी होती है ऑर्थोलॉजी, और बायोलॉजी, और ऐसे क्रेमेटोलॉजी, और इन सबको ऐसे बोलते हैं ना बायोलॉजिकल लैंग्वेजेस में। तो अगर हम जब ब्लड की स्टडी करेंगे तो पर्टिकुलर उस स्टडी का नाम बनता है हेमेटोलॉजी, है ना। हेमेटो ब्लड से रिलेटेड है और लॉजी मतलब होता है स्टडी, हम सबको ही पता है। अभी आगे चलते हैं। ब्लड एक तरह की कंडक्टिव टिश्यू है। अब कंडक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? कंडक्टिव टिश्यू का मतलब कनेक्ट करने वाला, कंडक्ट करने वाला, यानी कि ब्लड क्या करता है, फ्लो हो के हमारी पूरी बॉडी को कंडक्ट करता है ना। कंडक्ट यानी कि इन द सेंस से करंट है, वो क्या करता है, कंडक्ट करता है पूरे इलेक्ट्रॉन्स को इन द वायर। ऐसे ही ब्लड का काम है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी सप्लाईज है उन सबको कंडक्ट कौन करेगा, वो कौन करेगा, ब्लड। तो ब्लड कैसी टिश्यू हुई, एक कंडक्टिव टिश्यू, है ना। ब्लड एक टिश्यू है, कंफ्यूज मत हो जाना ब्लड टिश्यू क्यों है, क्योंकि ब्लड भी तो सेल्स से मिलके बना है। तो सेल्स से मिलके जो बनते हैं, भले ही वो सेल्स ना हो, वो कॉर्पोसिल्स हो, कणिकाएं। सेल्स और कॉर्पोसिल्स अलग अलग चीजें होती हैं। सेल्स होता है कोशिकाएं, है ना, और कॉर्पोसिल्स होते हैं कणिकाएं। दोनों में डिफरेंस है ना। सेल्स होते हैं जिनके पास अपना न्यूक्लियस होता है, और कॉर्पोसिल्स जिनके पास कणिका यानी अपना न्यूक्लियस नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं। सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैंने बता दिया कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है उसका मेन सोर्स कौन है, वो है हमारा ह्यूमन ब्लड। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है वही सबसे बड़ा सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि हमारे मिनरल्स, विटामिन्स, या जो भी सप्लाई होनी है पूरी बॉडी के अंदर कहीं से भी कहीं तक, तो वो कौन लेके जाता है, वो ब्लड लेके जाता है। इज इट क्लियर? ओके। देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर से हम क्या समझते हैं? मिक्सचर्स में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो आपस में इतने पर्टिकुलरली उनके जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो इतने पास पास है कि वो आपस में डिसॉल्व हो चुके हैं, अब वो दिख नहीं रहे हैं अलग अलग। लेकिन हेट्रोजीनियस ऐसा होता है जिनके मॉलिक्यूल्स मिक्स तो हो गए लेकिन अगर थोड़ी देर रख दें तो वो सेपरेशन उनमें आसानी से आराम से दिख जाएगी। जैसे अगर हम रेत को पानी के अंदर मिलाते हैं तो इट इज अ हेट्रोजीनियस, कॉज मिलता ही नहीं है, अलग अलग हो जाता है ना। जैसे ब्लड को भी थोड़ी देर रख देते हैं तो क्या होता है, प्लाज्मा अलग ऊपर हो जाता है। कभी बायोलॉजिकल लैब में देखना, या फिर कभी पैथोलॉजी लैब में भी जाते हैं तो क्या होता है, जब ब्लड की वाइल होती है ना, उसको वाइल बोलते हैं बॉटल को, तो उसके अंदर क्या होता है, जब ब्लड भरा होता है तो नीचे की तरफ डेंस ब्लड बैठ जाता है और ऊपर की तरफ येलोइश एक लिक्विड आ जाता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। और जितनी भी कॉर्पोसेल्स होती हैं वो सब नीचे बैठ जाती हैं। ब्लड का क्लासिफिकेशन करेंगे तब देखेंगे, अभी पॉइंट्स कवर करते हैं। बेसिक नेचर होती है ब्लड की। ब्लड जो है अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें, रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर उसे चेक करते हैं तो उसकी जो नेचर है वो बेसिक है, यानी कि बेस की तरफ टेंड करता है। 7 पॉइंट समथिंग उसकी पीएच होती है। अब एट 50 डिग्री सेल्सियस बेसिक नेचर। लेकिन जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है तो उसकी नेचर जो है वो थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है, 6.45 के समथिंग, है ना, हल्की सी एसिडिक हो जाती है। लेकिन हमें नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे बात करनी है तो हम बोलेंगे नेचर जो है वो बेसिक है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, लास्ट टाइम वीडियो में मैंने 6 to 7 बोल दिया था, जो कि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये वेरी कर सकता है 5 to 7 तक, है ना।
5 से 7 लीटर्स एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरी करता है ह्यूमन ब्लड। अगर हम सारा ह्यूमन ब्लड निकाल लें एक बॉडी के अंदर से तो वो 5 से 7 लीटर के आसपास होता है। आगे 7% ऑफ बॉडी मास, 7% यानी कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो मास है, वेट और मास में डिफरेंशिएट कर लेना, फिजिक्स की वीडियो में समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब बाकी अभी छोटा सा बता दे रहा हूँ कि जो मास होता है, जो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है क्योंकि वेट है ना। तो अभी फिजिक्स नहीं लाते हैं, कहाँ थे हम थे बॉडी मास। हमारी बॉडी मास का टोटल परसेंटेज अगर हम देखें 100% मान के चल रहे हैं हमारी टोटल ह्यूमन बॉडी का मास, लेकिन उसका 7% अकेला कौन लेके जा रहा है? ह्यूमन ब्लड। जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो पूरी बॉडी के मास का 7% एग्जिस्टेंस में है ना। ये नॉर्मल कंडीशंस है, बाकी कम ज्यादा होता है यार। अब तुम किसी एड्स के पेशेंट को देखने लगो तो उसके अंदर तो ब्लड की वैसे ही डेफिशिएंसी होगी, या किसी जिमर को देखने लगो तो उसके अंदर ब्लड ज्यादा होता है, वो नॉर्मल सी बात है, उनकी बॉडी का मास भी खैर बढ़ जाता है, पर ये वेरी करते हैं। नॉर्मली 7% होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब ब्लड की क्लासिफिकेशन करते हैं, ब्लड को देखते हैं, ब्लड के अंदर एग्जिस्टेंस में क्या क्या चीजें हैं। ब्लड को जब हम रखते हैं थोड़ी देर तो ऊपर की तरफ क्या होता है, लिक्विड इकट्ठा हो जाता है और नीचे डेंस ब्लड बैठ जाता है। तो जो ऊपर लिक्विड इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा, और जो नीचे सेल्स या कणिकाएं कोशिकाएं जो है कॉर्पोसेल्स बैठ जाती हैं उनको कॉर्पोसेल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे प्लाज्मा को समझते हैं। प्लाज्मा असल में लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ब्लड का लिक्विड पार्ट पूछे बोल दो प्लाज्मा, सीधे सीधे, है ना। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, हमारा लिक्विड पार्ट है तो वाटर होगा, और वैसी बात है ब्लड के अंदर वाटर भी होता है। अब प्रोटीन, वाइटामिन और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, कुछ जो भी सप्लाई के लिए यूज होते हैं वो मेनली प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्टेंस में होते हैं, प्लाज्मा के अंदर होते हैं। एग्जिस्टेंस क्या होता है यार? कॉर्पोसेल्स। कणिकाएं की अगर बात करें तो कणिकाएं कौन कौन सी हमारे ब्लड के अंदर? आरबीसी, रेड जो कलर है वो किसकी वजह से है? आरबीसी के अंदर मेनली हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मेटल, इस वजह से ब्लड का कलर रेड है ना। डब्ल्यूबीसी जो हमारे सोल्जर्स कहे जाते हैं, जैसे हमारी आर्मी तैनात है ना, या पुलिस है, मिलिट्री है एंड ऑल, ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर अगर वायरस एंटर करेगा तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, हमारी बॉडी के सोल्जर्स, सिपाही हैं ये, है ना। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स एक तरीके से आपने सुना होगा, कभी मलेरिया वाला पेशेंट देखा है, बोलते हैं डॉक्टर इसकी प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज्यादा डाउन चला गया है ना। तो प्लेटलेट्स भी बॉडी के अंदर एक कॉर्पोसेल है जिसका मेन फंक्शन होता है तो प्रोथ्रोम्बिन बनाना, जो कि काम करता है क्या? ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने के लिए, और ब्लड क्लॉट ना हो ये उसके लिए भी काम आता है। मैं समझा दूंगा अभी जब हम इन सभी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, है ना। चलो करते हैं फिर, अभी इसके नोट बनाओ, आगे डिटेल में इन सब चीजों को और पढ़ते हैं, ठीक है। बनाइए नोट। तो चलिए आगे चलते हैं आरबीसी की तरफ। आरबीसी क्या होता है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे बनता है, कैसे कहाँ पे जाके उसकी डेथ होती है, सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। चलते हैं। तो आरबीसी सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आरबीसी एक ब्लड के अंदर नॉर्मल काउंट कितनी होती है। कि अगर मैं एक वॉल्यूम लूँ, सिलेंड्रिकल या फिर कैसा भी वॉल्यूम ले सकते हो आप, उसका सिलेंडर नहीं लेते, क्यूब लेते हैं, क्यूब है ना। तो अगर मैं एक क्यूब ले रहा हूँ तो 1 मिलीमीटर का अगर ये क्यूब है, ठीक है, 1 मिलीमीटर क्यूब है, तो इसके अंदर कितनी आरबीसी आ जाएंगी? अगर मैं ब्लड को भर के रखूं एक क्यूब के अंदर जिसकी लेंथ 1 मिलीमीटर है, तो उसके अंदर 40 लाख आरबीसी आ जाएंगी, ठीक है। मिलीमीटर क्यूब, यहाँ पे क्यूब आ रहा है ना, तो अगर 1 मिलीमीटर की लेंथ है उसको मैं क्यूब कर दूं, यानी कि क्यूब के अंदर भर दूं, क्या भर दूं? ब्लड भर दूं, तो 40 लाख करके काउंट आ जाएंगी आरबीसी की। इतनी क्वांटिटी होती है ब्लड के अंदर, एक ब्लड नहीं, ब्लड इज अनकाउंटेबल थिंग। तो ब्लड के अंदर 40 लाख आरबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर नॉर्मली। अब फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, अब इसका मतलब क्या होता है? वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर बैकबोन है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। बैकबोन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड,
शायद दोनों में डिफरेंस होता है, ये बाल आगे पढ़ेंगे, अभी कंफर्म करके बताता हूँ। वैसे असल में ऐसा होता है, नर्वस सिस्टम है ना हमारा, पूरा नर्वस सिस्टम, तो उसके पार्ट्स होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, है ना। तो जो बैकबोन है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन का पार्ट कह सकते हैं, लेकिन नॉट श्योरिटी के साथ वो पूरे दोनों चीज़ें एक हैं। बाकी इनमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, देखते हैं अभी श्योरिटी के साथ। बायोलॉजिकल हमें एमबीबीएस तो करना नहीं है, मेन चीज़ें पढ़ लेनी है बस एग्जाम के लिए। तो वर्टिब्रेट्स फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो भी ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बैकबोन है, ठीक है, मेरुदंड है, हिंदी में भी बोल देता हूँ, तो वो आरबीसी उसके अंदर प्रेजेंट होगी ही होगी, ठीक है, जिसके भी अंदर बैकबोन है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही बैकबोन के अंदर होता है। बैकबोन के अंदर एक पार्ट पाया जाता है बोन मैरो करके, ठीक है, बोन मैरो के अंदर ही इसका फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हर वर्टिब्रेट इसको कैरी करता है, आरबीसी को कैरी करता है, ठीक है। आगे कॉन्वेक्स शेप, कभी देखा आरबीसी की शेप ऐसी होती है, तो कॉन्वेक्स शेप है ना, कॉन्वेक्स शेप है आरबीसी की। आगे हैव हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ केमिकल, मैंने बताया, जो कि आरबीसी के अंदर होता है और जो ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने ऊपर, जिसके अंदर आयरन भी होता है, और वो आयरन ही इसको हीमोग्लोबिन, या फिर आयरन कह लो, हीमोग्लोबिन कह लो, जो आरबीसी को रेड कलर देता है, वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन सप्लाई करता है O2, मैंने बताया अभी, कैरी यही करेगा, ऑक्सीजन आके इसके ऊपर ही बैठेगी, एब्जॉर्ब होगी इसके ऊपर, और फिर पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगी। आगे ऑन हाइट इंक्रीज स्ट्रेंथ, अब क्या इसका क्या मतलब है? असल में ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन ना बहुत टिपिकल काम करता है, क्या, जैसे कि हम किसी हाइट पे जाते हैं, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की कमी बहुत बहुत कम है, ऑक्सीजन बहुत कम है, हम जब सांस लेते हैं तो बहुत कम ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, तो उस कम कम ऑक्सीजन को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए आरबीसी की काउंट बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, ऑटोमेटिक माइंड सिग्नल्स भेजता है कि आरबीसी ज़्यादा बनाओ, आरबीसी ज़्यादा निकलती है और ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर लेती हैं, है ना। जब भी हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन, तो आरबीसी की काउंट कम हो जाती है, और लो प्रेशर जब भी आता है, यानी कि जहाँ पे हवा कम है, सांस लेने की जगह नहीं है, जगह तो होती है खैर, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन काफ़ी कम है, वहाँ पे आरबीसी का काउंट अपने आप बढ़ने लगता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचा सकें। तो लो प्रेशर पे आरबीसी ज़्यादा होती हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। आगे एनीमिया, एनीमिया क्या है? एनीमिया इज अ काइंड ऑफ डिसीज, जब हम अच्छा खाना नहीं खाते तो डिसीज होने लगती है, क्या होती है वो? आरबीसी की कमी होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर, आरबीसी कम होने लगते हैं अपने आप। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस में अगर आरबीसी काउंट तुम्हारे ब्लड के अंदर बहुत कम है तो ये बीमारी है एनीमिया। इसको क्योर करने के लिए डाइट पे ध्यान देना चाहिए, और बाकी मेडिसिन वगैरह आते हैं, योगा भी कर सकते हैं। अब पॉलीसाइथेमिया, जस्ट अपोजिट टू एनीमिया, अगर आरबीसी घट रही है तो वो एनीमिया है बीमारी, और अगर आरबीसी ज़रूरत से ज़्यादा ही बनने लगी, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी हो गई कि हमारे इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगी, तो वो पॉलीसाइट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉली वर्ड आ रहा ना, तो पॉली का मतलब ये होता है बहुत सारा झुंड एक जगह, तो जब भी आरबीसी ज़्यादा बनेगी तो पॉलीसाइटेमिया, और जब आरबीसी की काउंट कम हो जाएगी तो एनीमिया। अब बोन मैरो मैंने बताया कि बोन मैरो में आरबीसी का जन्म होता है, आरबीसी बनती है। अब ये स्प्लीन क्या है? यही वो जगह है जहाँ पे आरबीसी की डेथ होती है, बनती है बोन मैरो में, डेथ होती है स्प्लीन में। स्प्लीन क्या है? एक सेकेंड, तो स्प्लीन है एक ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो हमारे रिब केज होता है ना, रिब केज के अंदर हमारे लंग्स के साथ थोड़ा साइड में ऐसे एक लगा होता है, इसे बोलते हैं हम स्प्लीन, ठीक है। इसको मेनली एक और कॉमन नेम से भी जाना जाता है, इसे हम ग्रेव यार्ड भी बोल देते हैं, सॉरी ग्रेव यार्ड नहीं, ग्रेव, हाँ मैदान नहीं है ना ये, तो ग्रेव है किसकी?
आरबीसी की ग्रेव भी बोलते थे हम इसे, है ना। अब इन एम्ब्रियो लीवर फॉर्म आरबीसी, यानी कि जब तक एक एम्ब्रियो है उसके अंदर हार्ट तो बन चुका है, सबसे पहले हार्ट ही बनता है, मतलब उसके बाद धीरे धीरे जब बैकबोन बननी स्टार्ट होती है उससे पहले लीवर बन चुका होता है। तो जब तक बैकबोन नहीं बनती ना तब तक आरबीसी को कौन बनाता है, लीवर बनाता है, वो लीवर में बनती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आरबीसी के एग्जाम से रिलेवेंट। अब हम आगे चलेंगे डब्ल्यूबीसी की तरफ, तब तक आप इसका नोट बनाइए। तो चलिए आगे चलते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ। हमने अभी तक आरबीसी देखा, अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम का काम करता है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उनसे लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी का है। अब इसका कलर वाइट होता है मेनली जो पिंपल्स वगैरह होते हैं वो डब्ल्यूबीसी की डेड बॉडीज होती हैं, अंदर स्किन के ऊपर की तरफ फोर्स जो लगाते हैं वो तो ऊपर की तरफ बाहर आ जाते हैं। नॉर्मली उसका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जब इसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद कलर वाइट हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का कलर मेनली कलरलेस होता है, लेकिन डेथ के बाद ये वाइट हो जाता है। अब एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, मैंने बताया था कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है इसलिए उसका कलर रेड होता है। इसका कलर वाइट है तो इसके अंदर एब्सेंस है हीमोग्लोबिन की, और वैसी बात है, ये तो इतना बड़ा कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। अब आरबीसी की लाइफ होती है 10 से 12 दिन की, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बनने से लेके उसकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो 10 से 12 दिन का होता है ना। अब ये फॉर्म कहाँ होता है, ये भी सिमिलर बोन मैरो में ही फॉर्म होता है। मैं साथ साथ प्लेटलेट्स का भी बता रहा हूँ, प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में फॉर्म होती हैं, है ना। ये कहाँ डाई होता है, इसकी चॉइस है अपना, ये कहीं भी डाई हो सकता है, जहाँ इसका मन करेगा ये वहाँ पे इसकी डेथ हो सकती है, आगे सर्कुलेट कर दिया जाता है ये, ठीक है। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो क्या होता है, वो होता है 600:1, है ना। अब प्लेटलेट्स के बारे में एक बात याद रखेंगे अगर हम, प्लेटलेट्स के बारे में, उसकी काउंट कितनी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो 2 लाख से 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, इतनी काउंट होती है प्लेटलेट की। और इसका मैंने रेशियो किसके साथ बताया था, आरबीसी के साथ। आरबीसी की काउंट कितनी होती है, आरबीसी की काउंट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, कितनी पढ़ी थी आरबीसी की, कितने 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, ऐसे ही कुछ था ना, 4 लाख, हाँ, तो शायद 40 लाख था, 40 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, है ना। अब जब आरबीसी की निकालेंगे तो 600 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई भी कर सकता है डब्ल्यूबीसी की निकालने के लिए, है ना। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों की हमने काउंट ध्यान रख के जाना है ना। उसके बाद अब डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे जुडिशरी और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव वगैरह, उनके कुछ ब्रांचेज हैं। तो ऐसे डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ मेन ब्रांचेज हैं जो डब्ल्यूबीसी का काम संभालते हैं। सबसे पहले इओसिनोफाइल, ये क्या काम करती है, ये प्रोटेक्शन और सेंसिटिविटी देखती है, किसकी, डब्ल्यूबीसी को प्रोटेक्ट करती है आउटर बाहर से, और इसकी सेंसिटिविटी की, ये वायरस को सेंस करे और उसको किल करने का काम ये बताती है डब्ल्यूबीसी को, है ना। तो कौन क्या है ये, इओसिनोफाइल, जो कि सेंसिटिविटी और प्रोटेक्शन का काम देखती है डब्ल्यूबीसी का। फिर न्यूट्रोफाइल, ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय का काम है इसका काम डिस्ट्रक्शन का है। कोई भी वायरस बताया इसने क्या करा, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक। आगे बेसोफाइल, इसका काम है, ये मेनली इसका यूज होता है जब किसी ह्यूमन बॉडी को अस्थमा सुना है क्या, जब ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है ना, वो एक अस्थमा नाम से बीमारी होती है, तो उसके सिम्टम कंफर्म करता है बेसोफाइल्स, है ना, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। आगे लिम्फोसाइट, ये क्या होता है, ये एंटीबॉडी बनाता है बॉडी के अंदर, कि जैसे वायरस आया तो डब्ल्यूबीसी को सेंस हो गया कि इस तरीके का वायरस बॉडी के अंदर घूम रहा है, तो उसी की एंटीबॉडी बना के ब्लड में सर्कुलेट कर देता है। क्या है ये, लिम्फोसाइट। अभी कोविड में एंटीबॉडी वर्ड काफी सुना होगा, है ना। आगे मोनोसाइट क्या करता है, ट्रैवल करता है और किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये पूरी
WBC के अंदर, मतलब जैसे WBC कवर हो गया, किसी के साथ अटैच हो गया वायरस के साथ, तो ये ट्रैवल करके उस सरफेस पे जाता है जिस सरफेस पे WBC के साथ वायरस अटैच है, और जाके वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ठीक है, ये थी WBC की कुछ बातें। अभी यहीं पे प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने बताया अभी, क्या बताया प्लेटलेट्स के बारे में? प्लेटलेट्स की काउंट बताइए, इसका वर्क क्या है? प्लेटलेट्स का वर्क है ब्लड क्लॉटिंग का, ब्लड को क्लॉट करता है ना, ब्लड क्लॉटिंग का काम है प्लेटलेट्स का। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जैसे हमारा कट लग जाता है ना, तो ब्लड बाहर आता है, तो उसको रोकने का काम प्लेटलेट्स करते हैं। वैसे काम प्रोथ्रोम्बिन के साथ और भी कई, मतलब बहुत सारा मेन एक इसका प्रोसीजर है, अगर वो समझना है तो वो मैं अगली वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मेनली हम समझते हैं ये काम है प्लेटलेट्स का, है ना, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का। आगे इसकी जो काउंट कितनी है? 2 लाख टू 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब इसकी काउंट है। अब काउंट से समझ सकते हैं हम, मैंने बताया कि जब 1 मिलीमीटर क्यूब का एक क्यूब लेते हैं, उसके अंदर मैं ब्लड भर दूं तो 2 लाख से लेके 3 लाख कितनी क्या होगी? प्लेटलेट्स होगी। उसके बाद इसकी सर्वाइवल देख लेते हैं। सर्वाइवल, ये कितना सर्वाइव करता है? तो 7 to 8 डेज। WBC क्या था? 10 से 12 दिन, और ये क्या है? 7 to 8 डेज। अब एक डिसीज है मेन जो पूछ लेता है, वो है हीमोफीलिया एक कॉमन डिसीज है जो कब होती है? जब प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे मलेरिया वगैरह में हो जाती है ना, तो अब क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो गई कि काउंट कम हो गई, जैसे प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर कम हो गई, तो क्या होता है, ब्लड की ना क्लॉटिंग कम हो जाती है। जैसे कहीं तुम कट लगा तो ब्लड जल्दी से जमता नहीं है, वो बहने लगता है ना, तो उसको रोकने के लिए किसकी ज़रूरत है? प्लेटलेट्स की। उसकी क्या है? लेकनेस। तो इसी बीमारी को, जब ब्लड का क्लॉट ना बने, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, उसे बोलते हैं हम हीमोफीलिया नाम से एक बीमारी है। तो यहाँ ब्लड ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो एक बारी प्लेटलेट्स को थोड़ा डीप पढ़ेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो अगली में डाल देंगे प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा डीप, और बाकी ब्लड को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।